भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलो। और तो वो दोनों, तो आप तीनों की प्रोफाइल और पिक्चर्स मुझे फॉरवर्ड। Good morning, teaching fraternity. Namaskar. Welcome to day 4 of EFDP, organized by Uka Tarsadia University under the aegis of Department of Humanities. I am Dr. Rosie Patel and here with me Principal Shri Jyotir Pandya sir. हम आपको 3 दिनों से continuing और resuming classroom teaching पोस्ट कोरोना, इसके बारे में अलग अलग मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं। शिक्षकगण हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं और हमें फीडबैक भी अच्छे मिल रहे हैं। फिर भी कोई सजेशन हो आपके तो हमें जरूर बताइएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज 4th डे है और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में कि ये जो महामारी आई है उसकी वजह से, जैसे हमने पहले भी बताया था कि तकरीबन 200 दिन से जो एक शिक्षा दीक्षा का नॉर्मल माहौल होता है, एक विद्याभ्यास होता है, एक विद्यालय में बच्चा आता है, शिक्षक को बच्चे मिलते हैं और एक इंटरेक्शन होता है, लाइव इंटरेक्शन हो रहा, वो नहीं हो रहा है।
तो उसकी वजह से क्या असर हुई है, और कोविड-19 ने सोशियो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ साथ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी छोड़ी है। तो ये सारी की सारी जो असर है, ये जो छाप है, ये जो फुटप्रिंट्स है, उसके वजह से क्या बदलाव आए हैं बच्चों की मानसिकता पे, टीचर्स की मानसिकता पे, और इसमें से आगे कैसे बढ़ना है, इसमें से होते हुए आगे कैसे एक रास्ता निकालना है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आज की हमारी आउटलाइन क्या है। અવાજ નથી સંભળાતો જ્યોતિષભાઈ કે બંધ જ છે? હેલો. ગુડ મોર્નિંગ સર. તમારો અવાજ નથી આવતો અહીંયા. તમારો અવાજ નથી સંભળાતો સર.
कि पर्सनालिटी ट्रेट्स की जब आप बात करते हैं, हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं रिमाइंड करना चाहती हूँ कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज वास्ट, इट्स लाइक एन ओशन। ये बहुत बड़ा दरिया है। इस पे पैर रखने से पहले मैं आप सबको हाथ जोड़ के बताना चाहूंगी, आज हम एक सिर्फ उसमें से एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं जो आज की सिचुएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि सबसे आसानी से कम वक्त में हम उस पे काम कर सके, वैसा हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है और वो है पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगी थर्ड स्लाइड पे। तो ये हमारी जो आगे की स्लाइड है, इसमें मैं आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताऊंगी कि अगर एक पर्सनालिटी है, आप उसको 100% माने तो पर्सनालिटी के इस तरह से 4 भाग होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। अभी आपकी स्क्रीन पे अभी जो है वो नॉर्मल जनरल ट्रेंड्स है, जिसको बोलते हैं जेनेरिक ट्रेंड्स है, सामान्य ट्रेंड्स है, जो बिफोर कोविड-19 का जो ऑनस्लॉट हुआ तब से पहले के इस तरह से थे, नॉर्मल जनरल। इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है बच्चों में और टीचिंग फैकल्टी में भी। 23 इस तरह से उनका बाइफर्केशन चलता है, पर नॉर्मली पर्सनालिटी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको 4 तरह में बांटा जाता है। 25% कंडीशनिंग, 1/4 ओवर्ट, 1/4 कोवर्ट एंड अनदर लास्ट 1/4 इज पोटेंशियल। तो इसके बारे में मैं आपको मुद्देवार बताऊंगी कि ये कंडीशनिंग क्या है। जो सबसे पहली जो कंडीशनिंग है, आप और मैं उसको टिपिकली वैदिक संस्कृति के जमाने से जानते हैं, उसको बोलते हैं परवरिश, उसको बोलते हैं संस्कार। और मुझे पता है कि संस्कार की जब बात आती है तो सर बड़े भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। सर सही बात है। जो भी कुछ हमारे पास है वो जीन्स में से आता है, माँ बाप के जो दिया हुआ है वही आता है। लगभग मैं मानता हूँ 90% हम वही है जो हमारे साथ पीढ़ी से चलता आ रहा है। तो मैं तो उसमें पूरा बिलीव करता हूँ। मेरे जो कुछ आज संस्कार है वो मेरे फादर मदर से ही मिले हुए हैं। वो जो है मैं वो बनने की सिर्फ कोशिश ही कर रहा हूँ। और खास करके इंडिया, भारतीय संस्कृति, तो वो भी तो बहुत महत्व रखती है। भारतीय संस्कृति से भी संस्कार मिलते हैं हमें। और आज के जमाने में जब कोविड चल रहा है तो उस पर टिके रहने के लिए मुझे तो शायद वही संस्कार काम में आए। सही बात है। और ऐसा भी है ना कि अगर आज इंटरनेशनल सिनेरियो देखे तो बहुत ही कम देशों के सर्वाइव होने की शक्यता है। नेचुरल कैलामिटी वगैरह को भी अगर अलग से रख दे तो जैसे इंसान ही इंसान को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है, तो मुझे लग रहा है और बहुत सारे लोगों को लग रहा है, बहुत सारे ज्ञानी लोगों को लग रहा है कि जिनके कल्चर, जिनकी संस्कृति मजबूत है जैसे कि हमारी, वैसे ही जो मानव जाति है, वैसे ही जो संस्कृतियां है, वो ही मुझे लग रहा है कि आगे भी। मैं खास करके 2 चीज पर गौर करूंगा कि एक तो योगा, अभी पूरी दुनिया में योगा ने ही धमाल मचाया हुआ है। योगा से ही ये रोग के अंदर सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो एक है हमारा आयुर्वेदिक जो प्लांट्स वगैरह की जो भी है, कोई भी हार्म नहीं करती है और वो सचोट इलाज करती है। तो आज कोविड में अगर हम टिके हैं, आज तक इससे सफर नहीं हुए हैं, तो ये 2 की वजह से ही हुआ है। और ये भी एक संस्कार है जो हमारी भारतीय परंपरा में। True, it is said that yoga comes naturally to us. हमारे बच्चे या फिर हम भी किसी भी एज में योगा पिकअप कर सकते हैं। इतना आसान दूसरी नेशनलिटीज के लिए नहीं होता सर। वो हमारी जितना अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी से अच्छे से योगा नहीं कर पाते। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इंडियन लैंग्वेजेस और खास करके संस्कृत बेस्ड जो लर्निंग है, उसकी वजह से हमारी जुबान और हमारा गला, જેને આપણે કહીએ આપણું જીભ અને આપણું સ્વર પેટી અને સ્વર તંત્ર, એ એટલું બધું લચેલું રહે છે કે એને લીધે એટલા એ પ્રમાણેના જ્યુસ કદાચ સેક્રેટ થતા હશે ગળામાં કે આપણને જે આ કોવિડનું મેજર રીઝન છે કે ઇન્ફેક્શન થાય છે, એ લાગવાના પણ બહુ ઓછા ચાન્સીસ રહે છે. ને સાથે સાથે સર તમે જ્યારે સંસ્કૃતિની વાત કરી છે તો લેટ मी शेयर वेरी प्राउडली कि हमारे ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फील्ड में भी इंटरनेशनली अब शेक हैंड को नमस्ते ने रिप्लेस कर दिया है. सही.
तो ये सबसे बड़ी जीत है कि भारतीय संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा कल्चर है, वो आगे बढ़ रहा है। कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स, बच्चों की जब बात कर रहे हैं तो कंडीशनिंग के मायने है कि वो जिस तरह की पेरेंटिंग, घर के हालात, उनकी जो 9 महीने वोम में थे उस वक्त उन पे जो भी असर होती है, वो उनकी जो एक पर्सनालिटी होती है, उनकी शख्सियत होती है, उसका एक फाइबर वही रहता है। जिन्हें कि ताना बाना, कि जिसको ताने बाने कहते हैं, एक शख्सियत के ताने बाने, જેને આપણે ટિમ્બર કહીએ, જેને ફાઈબર કહીએ એક પર્સનાલિટીનું, એ છે એ એમાં જ આજે ગર્ભસ્થ સંસ્કાર અને જન્મસ્થ સંસ્કાર અને જે મોટા થતા હોય એ બધા સંસ્કાર ખૂબ જ માયને રાખે છે, કારણ કે વહેલામાં વહેલું બાળક ઘરની બહાર પગ મૂકે છે ત્યારે 2.5 વર્ષનું હોય છે અને ત્યાં સુધી એ એટલું બધું ભીની માટી હોય છે કે ત્યાં એને જે પણ અડેલું હોય એ બધાની જ છાપ એના ઉપર જીવનભર રહે છે। તો આ આપણે કન્ડિશનિંગની વાત કરી, જેનો હિસ્સો 25% છે। એના વિશે આપને કોઈ પણ સવાલ હોય તો આપ અમને લખી શકો છો। આની સાથે સાથે હવે હું ઓવર્ટ અને કોવર્ટ એ બંનેને એક સાથે લેવા માંગીશ। ઓવર્ટ એટલે કે જે તમને દેખાય છે, તમે જે જોઈ શકો છો, જે બિહેવિયર બાળકનું દેખાય છે, એ જે એનો અભિગમ છે, જે તમે એ જોઈ શકો છો। અને કોવર્ટ મતલબ કે જે અંદરથી એની જે ખરેખર પર્સનાલિટી છે, જે અંદરનું એનું વ્યક્તિત્વ છે, એ કોવર્ટ। અને લાસ્ટ જે એ પોટેન્શિયલ, એટલે કે આ 75% જે વાત કરી આપણે કે 25% તો એની જે છાપ છે, જે પ્રકારના સંસ્કારથી આવે છે, 25% એ બાળકનું પોતાનું બિહેવિયર જે આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, બાકીનો 25% બાળકનો અંતરની મનોસૃષ્ટિ જે આપણને નથી દેખાઈ રહી, પણ એક સમજદાર શિક્ષક હશે તો એને મહેસૂસ કરીને આગળ વધવાની કોશિશ કરશે। અને જે આખરું જે છે, આખરનું એ છે એ 25% છે। काव्या जी, यस, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी। ये जो आखिर वाला जो 25% पोटेंशियल है, दैट इज वहां पे शिक्षक आता है पिक्चर में। ये जो 25% है वो एक आइसबर्ग की टिप है कि बाकी का 75% पानी के अंदर रहता है, पर ये आइसबर्ग की वो टिप है कि जो बाहर दुनिया, सृष्टि सबको दिखती है। 25% उस क्वार्टर को हमें निखारना होता है, वो शिक्षक के हाथ में रहता है हर तरीके से जिंदगी पर। तो ये नॉर्मल नेचुरल जेनेरिक बाइफर्केशन थे। सर, आपको उसमें कुछ ऐड करना हो तो बोलिए, वरना हम आगे फिर आफ्टर कोरोना क्या है सिचुएशन। मुझे ये बारे में सिर्फ सुनना है आपसे। सर, इनडायरेक्टली आप ऐसा तो नहीं बोल रहे कि मैं बहुत सुना रही हूँ आपको, तो माफी चाहती हूँ, क्योंकि आप जैसे साक्षर को मेरी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि मैं आपको कुछ सुना पाऊँ, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ। सर, हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कोविड का सिनेरियो क्या है वो हम देखते हैं। जो मैंने 25 का आपको सिनेरियो दिया है, तो as per research done by Oxford and University of Philadelphia in collaboration with UNESCO Children Wing, ये सारे के रिसर्च है वो मैं आपके सामने लाई हूँ। तो इसमें ये जो 25% है वो थोड़ा सा रेशियो स्क्यू हो गया है, स्लैंट हो गया है, थोड़ा सा डगमगाया गया है। तो डगमगा गया है वो इसीलिए क्योंकि मुझे तो भाई हमारा जो इंटरेस्ट है एक शिक्षक का 19% वो ही दिखता है कि हमारे हाथ में जब 1/4 रहता था उसके बजाय 1/4 से भी कम हो गया है। तो वो कहाँ गया, वो आप देखेंगे कि कोवर्ट में गया और वो गया कंडीशनिंग में। कि अभी क्योंकि जैसे आपको ज्योतिष सर ने पहले ही बता दिया था कि अभी सिचुएशन पहले जैसी रही नहीं, क्योंकि 200 दिन से बच्चे तो हमें मिले ही नहीं है, मिले हैं तो भी 1-2 बारी, जिसका आप कांटेक्ट नहीं कह सकते, जिसको आप लाइव कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि घर के हालात और माहौल इस तरह से बच्चों पे छाए हुए हैं। अभी मैं एग्जाम देने आए हुए कुछ बच्चों से मिली तो मैं मेरा एक्सपीरियंस देती हूँ कि बच्चों के आंखों का शेप, उनका जो आंखें मिला के बात करने का तरीका था, वो सब लॉस्ट हो चुका है और वो चला गया है पूरा का पूरा उनकी जो निजी छाप है उसमें भी। तो आप देखेंगे ओवर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 10%, 9% जितना कम हो गया है, और कोवर्ट है वो उतना ही या फिर उससे 8% बढ़ गया। कोवर्ट मतलब कि अंदर से छुपाया हुआ। तो
तो इसमें कोवर्ट में ये छुपाया हुआ या फिर बाहर न एक्सप्रेस किया हुआ जो बिहेवियर है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका जिसको बोलते हैं प्ले की है, वो है मोबाइल्स, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड ऑनलाइन ईच एंड एवरी मीडिया। तो ये सारा नया सिनेरियो है। तो आपको मुझे लग रहा है कि शॉकिंग लग रहा होगा। मैंने भी जब रिफर किया तो मैं थोड़े वक्त के लिए थोड़ी सी शॉक में आ गई थी, सन्नाटा सा जैसे दिमाग में छा गया था कि अब क्या करेंगे सर। इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कि हम कुछ बता सके, टीचरों से हम कुछ जान सके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे हिसाब से। हम यूनिवर्सिटी में जहाँ पर 11,000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ ये देखते हैं, आप स्कूलों में देखते हैं, तो यहाँ पर ये सिचुएशन गंभीर लगती है और इसीलिए इसमें से बाहर निकलना है। हमें बाहर निकलना जो काम है वो सिर्फ टीचर कर सकता है, और हम सब जब मिलकर ये बारे में बताएंगे तभी तो डिस्कस करेंगे, तभी तो जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम पड़ेगा। सही बात है। तो मैंने ये जो आपको सिनेरियो दिखाया है वो एक जनरल सिनेरियो मारे जो एक प्रस्तावना बांधवानी थी एना माटे मैं आपने बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड मेंटालिटी पर्सनालिटी चेंज શું આવ્યા છે એ मैं તમને रेशियो वाइज इंटरनेशनल रिसर्च वाइज मैं आपने बताया છે। आपके सामने मैंने जो पूर्व भूमिका बांधी है उसके हिसाब से अब हम पर्सनालिटी टाइप्स को आगे ले जाएंगे। पर्सनालिटी टाइप्स अगर आपको याद होगा तो कल हमने आपको भेजी थी लिंक, और हर एक शिक्षक मित्र से हमने रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि आप ये टेस्ट कीजिए और आपका जो रिजल्ट है वो हमें आगे भेजिए। तो ये सारे जो पर्सनालिटी टाइप्स है उसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर अगर मैं गलत नहीं हो तो, कि बच्चों का जो पोटेंशियल शिक्षकों के पास जो उनका इन्फ्लुएंस 90% ही रह गया है उसको फिर से 25% या फिर 30% करने की ये गुंजाइश है। कई बार तो ऐसी है जैसे कि आपने बताया कि मल्टीमीडिया मोबाइल से ज़्यादातर इफेक्ट हुआ है, तो वो भी तो हम भी मजबूर कर रहे हैं उनको कि भाई आप ऑनलाइन क्लास करो। तो अभी तो उनको तो घर से भी बहाना मिल गया है, वो परेशान करते हैं तो भाई चलो मोबाइल लेके बैठा है तो चुपचाप काम करता हुआ बच्चा भी अपने माँ बाप को बोल देता है कि मैं तो मोबाइल पर स्कूल की स्टडी कर रहा हूँ, और वो हिसाब से वो मोबाइल लेके घूमता है, और फिर भी हम में से किसी कोई भी उसको डांटते नहीं है, और मोबाइल से वो पढ़ाई करता है वो तो कौन जानता है। इसीलिए मोबाइल में मैक्सिमम वो टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, और इसीलिए आपने जो बोला वो उनका परसेंटेज वो टाइप पर हाई हो गया है, इंट्रोवर्ट थोड़ा हो गया है वो, तो उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए? तो हमने एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ किया हुआ है। कल एक पर्सनालिटी टेस्ट आपको भेजा गया था, और वो पर्सनालिटी टेस्ट आज सुबह तक जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और हमें अपना रिजल्ट भेजा है, वो हिसाब से आपको हमने वो ग्रुप में डाला हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे जो हैं आपके पास आने वाले हैं वो किस हिसाब से होते हैं, वो किस हिसाब से ट्रेन की जाते हैं, वो किस हिसाब से उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, हम किस हिसाब से हम वो उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी में कौन सा इश्यू होगा और उनकी पर्सनालिटी में कौन सा परसेप्शन डालेंगे तो वो करता हूँ। लेकिन ये जो आप आज मैडम से सुनने वाले हैं, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना है, और ये मामले में इतने एक्सपर्ट है, तो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप उनसे ही सुनिए। सर इज्जत अफजाई का शुक्रिया, आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया। तो मैं तो कहूँगी कि ये जो सारी पर्सनालिटी टाइप्स है उसमें से आप सबसे अच्छी पर्सनालिटी लग रही है अभी मुझे। अभी हम ये से 16 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये जो 16 पर्सनालिटी टाइप्स है जो टेस्ट के बेस्ड है, ये आपके जो सिलेक्शन होते हैं ऑप्शन के, ये आपका साइकोमोटर टेस्ट होता है।
उसके बेस पे ये लिंक बनती है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन बनते हैं। और ये कोई भी टेस्ट बनता है उससे पहले हजारों लाखों स्टूडेंट्स, रिसर्चर ने इसको एक्सपेरिमेंट किया होता है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड होती है, तो इसको हम आपके सामने लेके आए हैं। और जैसे ही सर ने बताया कि आप आगे की हमारी शिक्षा दीक्षा की प्रथा में आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो जैसे सर ने बताया कि बच्चों को भी आप इस तरह से छांट सकते हैं, सीनियर बच्चों है उनको भी ये टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक अगर खुद को समझ लेता है, एक सचिन तेंदुलकर जब तक सर अपनी स्पेशलिटी नहीं जानता, एक विराट कोहली जब तक अपनी स्पेशलिटी क्या है, पावरफुल हिटिंग है, अग्रेशन है, वो नहीं जान लेता, तब तक वो रॉन्ग प्लेसेस पे, सिली पॉइंट्स पे हमेशा फील्डिंग ही करता रहेगा। मुझसे नहीं रहा जाता है। मुझे एक बात बतानी है उसमें, ये बात आपने इतनी बड़ी बात बोली है कि मतलब मैंने हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश की है, और इसकी वजह यही है कि इस तरह के जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, डिफिकल्ट टेस्ट हुए हैं, टेस्ट के बाद में पता चलता है कि हम ये साइड पर लैकिंग है, तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो हमेशा मैंने कोई मेरे बारे में क्या सोचता है ये बात को बहुत नजर किया है। और जो मेरी एक बीच कॉलेज के टाइम में मेरी एक खासियत थी कि मैं जिससे फ्रेंडशिप करता था, तो वो फ्रेंड को मैं एक अपनी डायरी देता था, स्पेशल डायरी थी मेरी, तो बहुत कम लोगों को देता था, ये बताता था। और वो जो डायरी में मैं क्या करता था, तो उनकी जो बर्थ डेट होती थी वो बर्थ डेट पर, क्योंकि वो मुझे हमेशा याद रहे, मैंने उनको दोस्त माना, दोस्त, मैं उनसे कुछ सीख रहा हूँ, ऐसा आदमी है वो। तो उनका जो भी मेरे लिए ऑब्जर्वेशन है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने वो अपनी डायरी में उनकी बर्थ डेट के ऊपर मेरे थोड़े से अच्छे पॉइंट्स और बहुत सारे बुरे पॉइंट्स जो थे वो उनसे लिखवाए थे। और बुरे पॉइंट्स पर मैं इतना काम करता था कि उसको कम करने की कोशिश करता था, और मेरे अच्छे पॉइंट्स ज़्यादातर हाईलाइट हो ऐसी कोशिश करता था। इस तरह से मैंने कॉलेज टाइम में अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया था। तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, मेरी जो दुखती नस है उसको दबा दी। सर आज वैसे भी हम लोग 3 दिन से बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो मुझे लग रहा है कि आज हर एक शिक्षक गण एक दूसरे से काफ़ी प्रॉक्सिमिटी महसूस कर रहा है, क्लोज महसूस कर रहा है। तो हम एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से इन दिनों खास करके आज शेयर कर पा रहे हैं। तो आज मुझे भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रहे हैं सर, शिक्षक गण से भी बात करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने 4 मेजर कैटेगरीज है, एनालिस्ट, डिप्लोमेट्स, सेंटिनल्स एंड एक्सप्लोरर्स। अब अंदर जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल भाषा में इन 4 जो मेजर कैटेगरीज है उसके बारे में डिफाइन करके दिखलाती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूंगी सिर्फ एक इंस्टेंस द्वारा। एनालिस्ट जो होते हैं, एनालिस्ट वो हमेशा प्रॉब्लम्स को इतना अच्छे से एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को इतना अच्छे से समझते हैं, प्रॉब्लम को इतना अच्छे से एक्सपैंड करते हैं, प्रॉब्लम को इतना अच्छे से विस्तृत करते हैं कि वो फिर प्रॉब्लम में से ही सल्यूशन निकालने की, ऑप्शंस निकालने की, आगे बढ़ने वाले कुछ उपाय निकालने की कोशिश करते हैं। एनालिस्ट की स्पेशलिटी ये याद रखिएगा कि दे ट्राई टू एनालाइज प्रॉब्लम वेल। ये एनालिसिस जो हमने एनालिस्ट का किया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कभी नहीं करते। डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो सिचुएशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहते हैं, और इसीलिए जो ओवरऑल सिचुएशन होती है उस पे नजर रखते हैं। और उसके मैं आपको एक आखिर में एग्जाम्पल भी दूंगी, आप पर अभी सिर्फ डेफिनेशन सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेंटिनल्स। मैंने एनालिस्ट के बारे में बताया, एनालिस्ट प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। मैंने डिप्लोमेट्स के बारे में बताया, डिप्लोमेट्स पूरी सिचुएशन पे फोकस करते हैं। सेंटिनल्स जो है वो इस सिचुएशन की लोगों पे क्या असर हो रहा है उस पे फोकस करते हैं। एनालिस्ट प्रॉब्लम्स, डिप्लोमेट्स सिचुएशन एंड सेंटिनल्स असर, प्रॉब्लम्स या सिचुएशन या दोनों की लोगों पे या फिर उन पे क्या असर हो रही है उस पे फोकस करते हैं।
और जो एक्सप्लोरर्स है, जो लास्ट कैटेगरी है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम या सिचुएशन पे बढ़ जाते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। क्योंकि उनकी स्पेशलिटी है कि वो एक सिचुएशन में ज्यादा नहीं रुक सकते, वो कभी भी एक सिचुएशन में ज्यादा नहीं रुक सकते। क्योंकि इसी वजह से उनका नाम है एक्सप्लोरर्स। दे आर नोन एज वॉन्डरर्स, जो घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। जो एक, अगर आपको याद हो तो 80s या 90s में गुलजार साहब ने एक बहुत अच्छा गाना लिखा था, ये दिल बंजारा। तो ये जो एक बंजारा जो हम सब में रहता है कि हमें कुछ और करना है, कुछ नया करना है, कुछ नए रिश्ते एक्सप्लोर करने, कुछ नई जगह जाना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया खाना है, ये सारी की सारी ये जो ख्वाहिश है वो दिल बंजारे की है। तो वो जो है वो पार्ट एक्सप्लोरर में जाता है। तो जो पर्सनालिटी ये दिल बंजारा जिसको रूल करता है, वो सारी पर्सनालिटी एक्सप्लोरर्स में होती है। सेंटिनियल्स के बारे में अगर फिर से हम बैक ट्रैक करें तो जैसे मैंने बताया था कि सिचुएशन और प्रॉब्लम की लोगों पे क्या असर हो रही है उस पर नज़र रखते हैं। डिप्लोमेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सिचुएशन पे नज़र रखते हैं और एनालिस्ट जो होती है वो प्रॉब्लम्स पे नज़र रखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सर और आगे बढ़ जाते हैं। तो सर को क्रिकेट काफी अच्छा लगता है और मुझे पता है कि वो सचिन तेंदुलकर के फैन है। मुझे ये भी पता है कि कपिल देव के बारे में कल भी उन्होंने बताया था, कपिल देव के भी वो फैन है। तो जो ये वर्ल्ड कप हो रहा था, वैसे तो वो मूवी आने ही वाली है तो इसमें सब देखेंगे सर। हाँ, तो सब ज्यादा पता भी करेंगे। पर चलिए हम कैप्टन्स लेते हैं। मैं आपको पूछती हूँ एक सवाल, आप लिख भेजिए। मैं आपको 4 कैप्टन्स देती हूँ और चारों के चारों ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। इंडियन जो कैप्टन्स है इंडियन क्रिकेट टीम के, तो एनालिस्ट, डिप्लोमेट्स और सेंटिनियल्स और एक्सप्लोरर, उसमें कौन आएगा फर्स्ट? एनालिस्ट में मेरे हिसाब से आप हिंट दे रहे हैं सर? हाँ। उनको लिख भेज ले दीजिए। आप हिंट दे रहे हैं, आप सारी जो शिक्षक मोहतरमा है उनको हिंट दे रहे हैं अगर किसी का क्रिकेट का ज्ञान कम है। पर ऐसा ना माने, हमारे टीचर्स भी क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं और अच्छे से आपको भी हरा देंगे, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके सामने है अभी के कैप्टन विराट कोहली, आपके सामने है उनके पहले के कैप्टन MS धोनी, आपके सामने मैं रखती हूँ वेंगसरकर, दिलीप वेंगसरकर, और आपके सामने मैं रखती हूँ कपिल देव। चारों को आप कैटेगराइज कीजिए कि कौन कौन सी कैटेगरी में ये 4 आएंगे और आप मुझे लिख भेजिए। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। अब ये जो एनालिस्ट है उसमें हम बाइफरकेट करें, हम उसमें आगे बढ़े तो हमारे पास ये टीचर्स है सर कि जो ये एनालिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे लग रहा है इस पे आप ज्यादा अच्छे से टिप्पणी कर पाएंगे। हमारे जो कान्हा भाई आहिर है और चिंतन सिंह राठौड़ है, तो वो पहली पर्सनालिटी टाइप्स में, मतलब के एनालिसिस में, आर्किटेक्ट में आते हैं। तो चिंतन को तो मैं जानता हूँ, कान्हा भाई भी 3 दिन से लगातार कोई ना कोई बात पर हमारे साथ बीच में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। ये आते हैं आर्किटेक्ट में मैडम। अच्छा, तो आर्किटेक्ट मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे कि आर्किटेक्ट हमने देखे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि भाई डिजाइन करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और हर बार ऐसी कोशिश करते हैं कि दूसरों से कुछ अलग कर पाए, कुछ डिजाइनेबल। मतलब कि सिविल इंजीनियर जो होता है वो खाली ईंट माटी का एक बिल्डिंग खड़ा कर देता है, लेकिन आर्किटेक्ट जो होता है वो उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन डालता है, जिनकी वजह से डिजाइन से ये बिल्डिंग बाकी बिल्डिंगों से अलग होता है। मैं जिस कैंपस में काम करता हूँ मालीबा में, तो मालीबा के सब कैंपस में आर्किटेक्ट कॉलेज भी है और आर्किटेक्ट के जो डायरेक्टर है मैं उनको जानता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि ये पूरे कैंपस को उनके दिमाग में बिठा के रखा हुआ है, जो एवरी कॉर्नर पर वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी बिल्डिंगों से भी अलग होता है, बाकी जगहों से भी अलग होता है। तो इससे पूरा कैंपस जो है वो शानदार लगता है, कोई भी आता है तो इम्प्रेस हो जाता है। शायद मेरे हिसाब से तो मैडम आर्किटेक्ट मतलब मैं यही समझता हूँ। और कान्हा भाई और चिंतन भाई इसमें आते हैं तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। कांग्रेचुलेशंस कान्हा सर एंड चिंतन सर, आप दोनों को। और सर ने बहुत खूबी से पकड़ा है। आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी चीज के अलग अलग डिमेंशंस देखते हैं।
कि एक फॉर एग्जांपल सिचुएशन है या फिर प्रॉब्लम है, तो उसमें कौन कौन से परिबल काम कर रहे हैं। वो किसी भी चीज में मल्टी डिमेंशनली देखना चाहते हैं, या फिर वो ग्राउंड जीरो से अपनी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन के हिसाब से उस चीज को उभारना चाहेंगे। और उसके लिए उनमें क्रिएटिविटी भी होती है, पोटेंशियल भी होता है, सख्त मेहनत करना भी जानते हैं, जरूरत पड़े तो खुद ईंट भी उठा लेंगे। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ये जो एक आर्किटेक्ट स्टाइल ऑफ पर्सनालिटी होती है उसमें होती है। दूसरी जो पर्सनालिटी टाइप है एनालिस्ट की, वो है लॉजिशियन। तो लॉजिशियन क्या होते हैं कि इनोवेटिव इन्वेंटर्स विथ एन अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, जिसको बोलते हैं कि इनकी ज्ञान पिपासा हमेशा जारी रहती है। क्यूरियोसिटी का जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा हर बात में लॉजिक और क्वेश्चंस। इतने हद तक सर, जैसे मैंने बताया कि एनालिस्ट क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, क्वेश्चंस नहीं होते तभी भी ये क्वेश्चंस निकाल के उस पे फोकस करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आके खड़ा हुआ है तभी उसको सॉल्व करेंगे। ये सिचुएशन स्मूथ जा रही हो तो भी एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन राइज कर सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि वो लोग रिसर्चर फील्ड में जा सकते हैं। वो दे आर वेरी गुड फॉर रिसर्च, दे आर वेरी गुड फॉर नए इन्वेंशन के बारे में। एग्जैक्टली और दे आर वेरी गुड फॉर मैनेजमेंट आल्सो, क्योंकि मैनेजमेंट स्टार्ट्स बिफोर, राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एज अ प्रिंसिपल मेरे पास लॉजिशियन होने चाहिए। सर आपकी जैसी पर्सनालिटी है तो आपके पास सब कुछ है, मुझे लगता नहीं, है। वो लॉजिक लगाएगा, मुझे डराएगा, मुझे लॉजिक का मतलब जो भी उनका जो बैड पार्ट्स है वो दिखाएगा, तो मैं अपना बैड पार्ट्स सुधार सकता हूँ। मुझे कुछ इमेजिनेशन भी बन जाएगा, जो इमेजिनेशन से मैं कुछ आगे नया काम कर सकता हूँ। ये मेरी सोच है। सर आपकी सोच तो काफी बढ़िया है, तो उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट आएगी और उसमें पता चलेगा ना आपका कौन सा स्टाइल है, फिर हम डिसाइड करेंगे। क्यों? ठीक है, तो हम कमांडर जो एक एनालिस्ट में थर्ड क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे। Commanders are bold, imaginative, strong-willed leaders, always finding a way or making fun. आर्किटेक्चर, जैसे मैंने बताया कि आर्किटेक्ट्स जो है वो एक डिमेंशंस देखते हैं सिचुएशन में। लॉजिशियन है, वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है उसके ऑप्शन सोचते हैं। कमांडर जो है वो ऐसी सिचुएशन खुद क्रिएट कर सकते हैं, वो किसी के लिए वेट नहीं कर सकते। जो एक आपको एक लीडर में जो एक क्वालिटी चाहिए सर कमांडर की, वो एक यहाँ पे उजागर होती है एनालिस्ट में। कि क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आजकल जो भी हम वर्चुअल पोर्टल्स पे काम कर रहे थे, एक ज़माने में किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था, पर किसी ने उसको विजुअलाइज किया, वो एनालिस्ट फील्ड में से ही होगा। नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि दिस इज द इजियर सिंपलर वे ऑफ ऑपरेटिंग, तो उन्होंने एक फोर्स यूज किया विजुअलाइज कराने का। तो ये कमांडर की खास स्पेशलिटी होती है। थोड़ा चौक डाल दूं मैं, प्लीज कॉमेडी कर देते हैं। हमारे 90% जो आज टीचर्स बैठे हैं सामने, वो सब लेडीज हैं, लेडी टीचर्स हैं। तो कमांडर तो वो लोग होते हैं, तो नाम इसमें किसी करते हैं, सब तो कमांड तो करते हैं घर पर। तो यही से आपको पता चल रहा है शिक्षक मोहतरमा कि हम लोग कमांडर नहीं है ना? हम लोग नेगोशिएटर है। हम अच्छे से अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी संभाल के चलते हैं। ये आपकी गलत फहमी है सर, आपने वैसे ही हम लोगों को बदनाम करके रखा है। ठीक है, तो फिर ऑन अ लाइटर नोट लेट्स मूव अहेड। सर इसमें काफी नाम है, चलिए आप बताइए, आप जानते भी हैं। पर्सनालिटी की ये टाइप एनालिसिस में डिबेटर, मतलब कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात पर या तो अच्छी या तो बुरी या तो कुछ ना कुछ डालने की कोशिश डिबेट करते हैं। मतलब बात करना उनकी आदत होती है। हर बात में वो अपना व्यू श्योर रखते हैं। अपना व्यू रखने से कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत क्लियर हो जाते हैं। अपना व्यू रखने से कई बार ऐसा होता है कि वो मुश्किल में फंस जाते हैं। अपना व्यू रखने से ये भी होता है कि वो अपने आप से अलग हो जाते हैं, लीडर जैसे हो जाते हैं। तो हमारे जो हेमलता लोढ़िया मैडम है, ठाकुर मैडम है और कृष्णा जी, कृष्णा प्रकट, वो डिबेटर में आए हुए हैं। और डिबेटर में आए तो उनको कांग्रेचुलेशन है, क्योंकि वो खाली बैठने वालों में से नहीं होंगे। अपने जो स्टाफ है, अपना जो घर है, वहाँ कुछ ना कुछ वो अपना व्यूज रखते हैं
एटलीस्ट अपना व्यूज रखने से दिल जो भरा हुआ है वो खाली हो जाता है। अपना तो वो रख लेते हैं, फिर बाद में जो होता है वो होता है, लेकिन દીખતા બીજું કે આ બને તો ને એવું બધું બાકી હતું और इससे बाकी वालों को कुछ न कुछ યોગેશભાઈ ને क्लू मिलता है। जब डिबेट होती है तो क्लू मिलता है, तो डिबेट आगे बढ़ती है और उसका उसका सॉल्यूशन निकलता है। મુકુલ मेरे ત્રિવેદી हिसाब માં લઈ से हमारे जो टीचर्स है ये भी शायद પેલો ऐसा ગણિત વાળો करते हैं। તો એને કે યોગેશભાઈ ને આપવાના છે તે કા છે તો ટાઈપ કરવાનું બાકી છે વિજયભાઈ માઇક બંધ કરો બાકી દીધા विजय सर રાજે जो છે ને अगर इसमें है तो आपसे गुजारिश બે है એક कि વસ્તુ आप પ્રિન્ટ આઉટ अपने લેવાની છે स्पीकर्स મારા ઈમેલ માં म्यूट આવેલ कर છે મારા બે दीजिए प्लीज। પ્રમાણપત્ર છે કલર છે नहीं, आपका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए विजय તો सर। કામમાં હોય તો નિલય ને કહેજો अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपका माइक्रोफोन है वो म्यूट कर दीजिए, बहुत ત્યાર પછી प्रॉब्लम हो रहे हैं सुनने वालों को। મારા સેવ और ફાઇલ માં પડેલું श्रीलता હશે जी ने बताया कि ટેલિગ્રામ कपिल देव इज अ कमांडर, दैट्स द राइट आंसर। हम आगे बढ़ते NEFT हैं नेशनल डिबेटर के बारे एजुकेशन में। मैं पॉलिसी बस एक बात એના बताना 20 चाहती हूँ कि वो अपना એ मुद्दा હું તો લઈ अच्छी લેવાનું છે तरीके से रखना એની चाहते हैं ઝેરોક્ષ કાઢવાની और मुझे लग બીજું रहा है आज के આની समय ઝેરોક્ષ કાઢ में દેવાની सबसे ખાલી ज्यादा આની जरूरी ઝેરોક્ષ અત્યારે बच्चों को भी अगर નિલયનું हम ફક્ત सिखा શું पाए કામ બીજું છે तो एक टीचर की सबसे बड़ी वो कामयाबी આ होती है। બધું तो નિકાલ ये નાખો फर्स्ट પછી આટલું कैटेगरी ખાલી हमने कवर की है। आगे बढ़ते हैं डिप्लोमैट्स की तरफ, जिसमें फिर से 4 सब कैटेगरीज है। तो ये चारों सब कैटेगरीज में जो सबसे पहली है एडवोकेट, उसमें मनीष जी, सुनील जी और प्रीति जी है। तो सर आप इनके बारे में बताइए। मैं कल के जो हमारे गेस्ट थे सुनील भाई जादव, उनको तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और कल नेशनल जो पॉलिसी थी बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने सालों 35 इयर्स के बाद में जो पॉलिसी लाए थे, तो वो पॉलिसी अच्छी है ये हमको पूरा का पूरा समझाया है। जैसे कि एडवोकेट जो कोर्ट रूम के अंदर बाकी सबको अपनी बात मनवाता है, समझाता है, तो हम उनकी बात पर मतलब न्यायाधीश खुद भी उनकी बात पर सम्मत होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक दूसरा एडवोकेट अपनी दलील नहीं रखता तब तक हम जो भी उन्होंने बोला है वो मान लेते हैं। कई बार खून हुआ है, नहीं हुआ है, वो जो जिनका क्लाइंट होता है तो वो क्लाइंट के हिसाब से वो अपनी दलीलें करता है और मनवा लेता है कि भाई उन्होंने खून नहीं किया है, चाहे कर भी दिया हो तो एडवोकेट जो है वो अपनी बात मनवाने में, अपनी बात को दलील से रखने के लिए, तार्किक दलील करने के लिए, पूरा प्रूफ के साथ में कुछ बोलने के लिए, बात की अवेज के पीछे जो भी है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, मतलब कि पूरा का पूरा बात को इतना अच्छी तरह से समझाना कि बाकी वाले लोग ये बात में पूरा का पूरा ध्यान में आ जाए, उनको समझ में आ जाए। ऐसे होते हैं डिप्लोमेट्स के एडवोकेट। वैसे डिप्लोमेट तो वो ऑलरेडी है ही, मतलब कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो डिप्लोमेट है। मतलब अपनी बात को मनवाना डिप्लोमेट के लिए सबसे जरूरी होता है। जैसे हमारे देश के जो डिप्लोमेट्स बाहर के देशों में है अभी, तो वो भारत की बात रखवाते हैं। आज तक के जो डिप्लोमेट शायद होते थे वो इतनी अच्छी तरह से अपनी बात, देश की बात बाहर नहीं रखते थे। आज जो हमारे गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स बाहर काम कर रहे हैं वो अपनी बातों को बाहर जाके भी मनवाते हैं। और हर जगह पर नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं जाते हैं, हर जगह पर वो डिप्लोमेट्स जाते हैं और वो अपनी बात मनवाते हैं। तो डिप्लोमेट्स में पर डिप्लोमेट में भी बेस्ट मतलब मैं मानता हूँ कि एडवोकेट है। कम से कम मैं सुनील भाई के बारे में तो ये श्योरली कह सकता हूँ, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। तो वो एडवोकेट जो कैटेगरी में आते हैं तो वो सही आते हैं शायद। मनीष पुरानी जी, सुनील यादव जी और प्रीति श्रीवास्तव, आप ये डिप्लोमेट्स में आते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं कि ये टेस्ट का रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, आप ये रिजल्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये रिजल्ट आपके ऊपर शूट होता है, अगर होता है तो ये टेस्ट के बारे में क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी और हमारी बातें भी और अच्छी तरह से कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे टेस्ट देने में वो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स हम पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं और उनका सही मायना जो गुजराती में या हिंदी में होता है वो हमको पता नहीं होता है और टेस्ट को फास्ट देना होता है तो कई बार बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। ये रैंकिंग होती है। जो कल आपने राउंड में क्लिक किया है वो राउंड के क्लिक करने पर कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे फेवरेबल या सबसे वर्स्ट कंडीशन, तो हम बिल्कुल अगर गलत बटन दबा देते हैं तो हमारा रिजल्ट चेंज हो सकता है। बाकी आप खुद बता सकते हैं कि आप डिप्लोमेट्स में आए हैं तो सही है या नहीं, हमें अपना आंसर जरूर दीजिएगा।
We will be waiting for your answers और आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेट्स में सेकंड कैटेगरी है मीडिएटर। मैडम ये तीनों के वाले क्यों आए? बिकॉज ये कॉफी विद कारण है सर। इसका सर ये तो वैसे मैडम मैं किन्नरी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और काजोल प्रीत को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इतने अच्छे लोग हैं, मतलब कि किसी का कुछ बुरा कभी कर ही नहीं सकते। इस तरह के ये दो लोग हैं, किन्नरी और काजोल, और वो लोग जब भी हर बार दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। और इसीलिए जब दो आदमी, शायद मैं गलत नहीं तो अगर दो आदमी के बीच में कुछ हुआ है तो जरूरत हो या ना हो वो बीच में आ जाते हैं। और वो ये मेरे हिसाब से किन्नरी और काजोल तो मीडिएटर में रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। सर आपके रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो ये एक टेस्ट है उसको रियल लाइफ इलस्ट्रेशन से एक इन्हें पुष्टिपन मड़ी रही है, उसको पुख्त हो रहे हैं हम लोग, तो ये अच्छी बात है। मीडिएटर के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये बात बता दूं कि मीडिएटर सेल्फ सेटिस्फाइड लोग होते हैं। दे आर वेरी सेटल विद देमसेल्व्स एंड दैट इज व्हाई उनका जो बाहरी दुनिया का आउटलुक होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो काफी शार्प होता है। और इसकी वजह से जहां पे भी डिस्टरबेंस होता है उनकी पॉजिटिव एनर्जी वो डिस्टरबेंस को सेटल करने में वो लोग लगा देते हैं। पर साथ साथ एक सलाह देना चाहूंगी मैं कि आपके लिए आपको आपकी क्षमता को उजागर करते रहना भी काफी मायने रखता है। एज ए काउंसलर दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि लोगों के दुख सुनते सुनते कभी कभी हम अपनी जिंदगी में खुद के लिए भी दुख इनवाइट कर लेते हैं, अगर हमारा जो डेली क्लींजिंग है। लेकिन ये दोनों मैडम दुख तो सहन कर लेते होंगे, लेकिन उनके फेस पर मैंने हमेशा स्माइल देखा है। शायद उनको ये दुख दूसरों के दूर करने में मजा आता है, खुशी मिलती है, और उनको ये अच्छा जॉब लगता है, ऐसा लगता है। सो किन्नरी काजल, आपका नाम लेते ही सर के चेहरे पे अभी भी स्माइल आ गई, तो फुल मार्क्स फॉर योर मेडिएशन, कीप इट अप। मुझे भी जरूरत पड़ेगी, आई विल आस्क योर हेल्प। एंड विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड कैटेगरी ऑफ डिप्लोमेट्स, प्रोटैगनिस्ट। उसमें आता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मिस्टर ज्योतिर पंड्या इज द फर्स्ट पर्सन, देन वी हैव मोना रानका, सत्यम ठाकुर एंड हीनल सूटी। प्रोटैगनिस्ट के बारे में सर अभी क्या बोलेंगे? खुद की तो क्या तारीफ करेंगे सर, आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो मैं ही बोलूंगी। खुद देखो तो सर तो एकदम गुलशन गुलफाम हो चुके हैं, कश्मीरी एप्पल हो चुके हैं, इतने ब्लश कर रहे सर। अभी आप दिख नहीं रहे, स्क्रीन पे दिखाने चाहिए सर को। दे आर कैरिस्मेटिक, क्योंकि लिखा हुआ है इसीलिए सर सारे कॉम्प्लीमेंट्स लूट रहे हैं। इंस्पायरिंग लीडर्स, अरे वाह क्या बात है, और एबल टू मेस्मराइज देयर लिसनर्स, क्या बात है, इसीलिए तो इतने सारे शिक्षक गण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हाथ कंगन तो आरसी ही क्या भाई, ये तो अच्छे तरीके से प्रूव ही हो गया है, आपके सामने है। प्रोटैगनिस्ट वो लोग हैं जो सिर्फ आगे बढ़ते हैं या फिर हेड बनते हैं, वैसा नहीं होता। वो लोग सही जिंदगी में सही मायने में लीडर, सबकी सिचुएशन प्रॉब्लम को एक साथ मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल होलिस्टिक सिचुएशन बना के ही छोड़ते हैं। इसीलिए दीज पीपल आर दैट इंस्पायरिंग एंड प्रोटैगनिस्ट। मतलब कि ये लीडर से भी एक स्टेप आगे है, सिचुएशन को जो सॉल्व करता है कराता है वो लीडर होता है। पर प्रोटैगनिस्ट विल सी कि खराब सिचुएशन आए ही ना, वो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके सेल्फ सेक्रीफाइस करके भी सिचुएशन को खुद हंसते हुए भी, कुछ गम छुपाते हुए भी दूसरों को हैप्पी और इंटीग्रेटेड रखने की कोशिश करते हैं, और उनके जो इंटेंशंस होते हैं वो काफी होलिस्टिक होते हैं। So my congratulations, my personal congratulations to all these 4 people. हमें काफी हेल्प। मैंने कल ट्रैवल करते टाइम पर, मतलब घर पहुंचने के टाइम पर कार में ये टेस्ट किया था और मेरा उसमें आया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और मैंने उसके बारे में थोड़ा और भी पढ़ा। तो उसमें थोड़ा थोड़ा लिखा था ऐसा कि कोई एक फिल्म में कोई एक ही हीरो होता है, मतलब जो हीरो जो है वो पार्ट ये रोल प्ले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हीरो है तो अच्छा ही होगा। तो जो जैसे कि शाहरुख खान ने डर फिल्म में जो रोल किया था वो हीरो था, लेकिन थोड़ा एंटी हीरो भी था। तो उनका फाइट हमेशा एंटी से होता रहता है, ऐसा भी मैंने पढ़ा। और एक और बात थी, कभी कभी दो
एक साथ में एक जगह पर दो भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जैसे कि मैंने उसमें एग्जांपल पढ़ा, हीर और रांझा। तो हीर और रांझा फिल्म अगर होती है तो हीर भी हीरो होता है और रांझा भी हीरो होती है। तो इस तरह से दो भी हो सकते हैं, और मैंने ऐसा भी पढ़ा कि कभी कभी तीन भी हो सकते हैं ऐसे एक ही जगह पर। तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर, थोड़ा नहीं सर, ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसे लीडर्स है कि वो जंगल में एक ही शेर होता है वैसा वाला नहीं, पर सबके साथ कोलैबोरेट करके 2 से 3 लीडर भी हो सकते हैं। जैसा ब्रिलियंट एग्जांपल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम थी, विराट भी ये थे। इसीलिए भी सच्चा है क्योंकि ये 4 में से 3 लोग तो मेरे स्टाफ में है। मुझे वही हिंट मिल गई थी सर, इसीलिए मैं आगे बढ़ना चाह रही थी कि सर उसी के बारे में बात कर रहे। विराट कोहली भी थे, महेंद्र सिंह धोनी भी थे, एक जमाना ऐसा भी था कि सचिन तेंदुलकर भी उसी टीम में थे, द्रविड़ भी थे और गांगुली भी थे। सो ऑल गुड लीडर्स वर कमिंग टुगेदर। अगली जो कैटेगरी है दैट इज कंपेनर्स है। They are enthusiastic, creative, sociable, free spirits who can always find a reason to smile. आप अपने स्टाफ में देखेंगे कि जो हमेशा सिचुएशन की जिस पे कुछ असर होती ही नहीं है, कुछ भी सिचुएशन हो, वो हमेशा एक अपने स्टेडी मूड में रहता है, जो हमेशा खुद अपनी ही जोन में रहता है, वो कैंपेनर कहलाता है। कैंपेनर्स आर गुड न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर सर, किसी भी टीम में होने जरूरी है। जो अगर कोई टीम विन भी करती है तो उनमें क्या होता है कि कई बॉलर्स हैं, कई बैट्समैन हैं, लेकिन बहुत सारे बीच में ऐसे ऑलराउंडर्स भी है जो ऑलराउंडर्स टीम को जिताने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। हालांकि उनका कोई अवार्ड समारोह में कोई नाम नहीं होता है, लेकिन बैकग्राउंड सपोर्ट वो शायद डालते हैं। कैंपेनर्स ऐसे लोग होते हैं कि उनका खुद का अलग ही विजन होता है, वो कभी सोसाइटी की नॉर्म में नहीं आते हैं। खास करके आप ड्रेसिंग से ज्यादा पता चल सकता है कि ड्रेसिंग में जो लोग एकदम अलग से अल्ट्रुस्टिक या फिर मॉडर्न ट्रेंड हो या फिर हटके जो पॉपुलर है उसके अलावा उनको जो सूट करता है, उनको जो अच्छा लगता है उस तरह का ड्रेसिंग करते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि ये इस तरह की कैंपेनर वाली शख्सियत है। सेंटिनल्स में हम 4 कैटेगरीज को अभी आगे ले रहे हैं। सेंटिनल्स हमारी 3rd कैटेगरी है और उसमें 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है लॉजिस्टिशियन। लॉजिस्टिशियंस आर वेरी प्रैक्टिकल, फैक्ट माइंडेड इंडिविजुअल्स हुज रिलायबिलिटी कैन नॉट बी डाउटेड। इनको नंबर्स के साथ प्यार होता है। खास करके आप देखेंगे तो अकाउंट्स के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, इकोनॉमिक्स जो होते हैं, ये सारे के सारे जो इनसे जुड़े हुए लोग होते हैं वो इस तरह के ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो नंबर्स में विश्वास करते हैं। जैसे कि मुझे आपको आज पहले बताना पड़ा कि ये प्रूवन रिसर्च है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, ये यूनेस्को ने अप्रूव किया हुआ रिसर्च का टेस्ट है। ये जो लोगों को ये सारी बात जानने के बाद टेस्ट पे भरोसा आया, वो सारे लोग उसमें उनको भरोसा है, उनके फिगर्स है। आप बोलोगे कि आज मौसम अच्छा है तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते। आप बोलोगे कि आज 33 डिग्री है, तब जाके आप उनसे कम्युनिकेट करते। बट ऐसा क्यों है कि एक पर्सनालिटी जानते हैं हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई भी ये कैटेगरी टीचर की वजह से ऐसा नहीं सर, इट्स अ वेरी रैशनल कैटेगरी, और खास करके ये कैटेगरी जो रिसर्च ओरिएंटेड जो फैक्ट्स डेटा वगैरह उसमें ज़्यादा आएगी। टेस्ट में जब मास्टर्स लेवल के टीचर्स, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल के टीचर्स उसमें कराते हैं एक टेस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कैटेगरी। तो जो एक फोकस होता है, क्योंकि जो आपके पास स्कूल टीचर्स होते हैं वो अभी अपनी पर्सनल जिंदगी जॉब लेते हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग मैरिड और मैरिज, तो ये जो दोनों पैरेलल जिंदगी को बैलेंस करने में ही अभी इतने बिजी रहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी, नंबर्स, दुनिया में क्या चल रहा है उससे अभी कंपैरेटिवली उनका थोड़ा सा कम रिश्ता हो जाता है, क्योंकि वो नए हैं, क्योंकि वो यंग है, इसी वजह से तो ये थोड़ा सा उनका जो एक टच है वो कम हो जाता है, तो इसकी असर ये टेस्ट पे होती है। इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे कि सेकंड कैटेगरी है डिफेंडर, जिसमें हेमलता डोडिया, दुर्गा ठाकुर और कृष्णा बम्बट आते हैं। तो डिफेंडर मतलब शायद मेरे हिसाब से तो हर बात में जो भी उनको अच्छा नहीं लगता है या बुरा लगता है तो डिफेंड करने की कोशिश
शायद करते होंगे, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। इनको सिंपल भाषा में मैं बाहुबली बोलूंगी। ओ, बाहुबली वो है कि जो खुद को बचाने के लिए कभी कुछ नहीं करता, वो इसीलिए- मर भी जाता है। इसीलिए दुर्गा और कृष्णा नाम रखा है इसमें। वो मर भी जाता है। दुर्गा भी है और ठाकुर भी है। अरे सर, आप तो रुक गए। आखिर ये तो बताए कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो पार्ट 1 में बाहुबली खुद को डिफेंड नहीं करता, वो दूसरों के लिए मर भी जाता है। दैट काइंड ऑफ दीज पीपल आर, वो दूसरों के लिए हमेशा वॉलंटियरिंग वर्क, सेवा भावी, और दूसरों के लिए दूसरों से झगड़ा करना भी जानते हैं। So these are real protectors actually, कहा जाए तो। जैसे इंडियन आर्मी है, ये सारे के सारे इंडियन आर्मी is defending us and that is why people like them are defending। नर्स और सैनिक वगैरह जी, अपने मतलब अपना नेचर उनके हिसाब से होता है। आगे बढ़ते हुए एग्जीक्यूटिव की जो एक कैटेगरी है वो है, उसमें एक ही नॉमिनेशन है सर। मैडम, ये जो लड़की है आरआरती का नाथ, वो अभी अहमदाबाद में है और मैं उनको इस तरह से जानता हूँ कि वो मेरे फेसबुक से फ्रेंड है। उनके मदर जो है वो इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर है, फादर भी बहुत बड़े ऑफिसर है, और साथ साथ में वो एक्सरसाइज वगैरह में बहुत बड़ी हस्ती है। तो ये आरआरती का जो है, उन्होंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स का कोर्स किया हुआ है अहमदाबाद में, और वो बंगाल से है। और मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव में वो बिल्कुल फिट है, क्योंकि आज वो टीचर तो नहीं है, आज वो टीचर का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, वो टीचर का रोल खास करती नहीं है, लेकिन उनका ड्रीम एक ही है कि मैं पूरी स्कूल का, मतलब या तो डायरेक्टर या तो प्रिंसिपल लेवल का काम ही करूंगी। तो इस हिसाब से वो एग्जीक्यूटिव में श्योरली आती है। वेरी वेल कॉम्प्लीमेंटेड Aratika, how do you pronounce? Aratika, very well complimented. Congratulations, keep it up. तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जो कैटेगरी कॉन्सुल में रवीना, श्रीलता एंड हर्षदा है। कॉन्सुल्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कैरी, सोशल, पॉपुलर पीपल, ऑलवेज ईगर टू हेल्प। कॉन्सुल की एक स्पेशलिटी है, मैंने आपको दूसरे दिन जो फीचर्स ऑफ 21st सेंचुरी स्किल में इमोशनल क्वोशंट के बारे में बताया था। कॉन्सुल का इमोशनल क्वोशंट ज्यादा रहता है, दे आर हाई ऑन इमोशनल। ये मैडम जो श्रीलता मैडम है, ये श्योरली मेरे हिसाब से ये रोल पूरा का पूरा उनके लिए फिट बैठता है। वैसे वो अपने स्कूल के सुपरवाइजर का रोल भी कर रही है, तो शायद मेरे हिसाब से उनका काम ही है कि प्रिंसिपल और टीचरों के बीच में एक काउंसलर की तरह काम करना, उनको दोनों को हर्ट किए बिना अपना काम करवाना। टीचरों की जो डिमांड्स है वो प्रिंसिपल से पूरी करवाती है, और प्रिंसिपल की जो डिमांड्स है वो टीचर के पास रख के उनसे कुछ भी करके काम करवा लेती है। और खुद वो अपने आप में एक बहुत ही इमोशनल भी है, वो भी मैं जानता हूँ, और वो इंडियन क्लासिकल डांस में बहुत ही आगे बढ़ी हुई है। तो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हैं। So second category है explorers। Explorers में हम आगे बढ़े तो there are again 4 bifurcations। Virtuoso are bold, practical experimenters, master of all kinds of tools। ये है ना सर, ये लोग टेक्नीशियन बचपन से ही होते हैं। टूल्स, फिर स्क्रू ड्राइवर्स, फिर टॉयज, फिर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, हर तरह के गैजेट्स, मोबाइल्स, जो बच्चे ये कलेक्ट करके बैठते हैं और उसको तोड़ फोड़ करके अलग करके फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो सारे बच्चे हैं इसको वर्चुसो कहते हैं। इनको ये जो इम्पेडिमेंट्स जिसको बोलते हैं, उनको क्रिकेट से ज्यादा बॉल, बल्ला, स्टंप, उस पे पैड, उस पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जो टूल्स होते हैं उसमें उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे शिक्षक जो वेज ऑफ इम्पार्टिंग टीचिंग के उसके जो टूल्स है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो सारे के सारे इस वर्चुसो में आते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट इज आल्सो वेरी स्ट्रांग क्वालिटी। Then we have entrepreneur. Entrepreneurs are smart, energetic, very perceptive people who truly enjoy living on the edge. इसके बारे में एक ही सेंटेंस में मैं बताना चाहूंगी, they are risk takers। उनको रिस्क लेना अच्छा लगता है, नया स्टार्ट करना। हाँ, और उनके लिए रिस्क खुद अपने आप में एक एडवेंचर बन जाता है। Then we have entertainer, दूसरों को हंसाना, स्पॉन्टेनियस रिमार्क करना, चीजों को लाइटली लेना, और एक स्टेज से प्यार जिनका होता है उनको एंटरटेनर
क्वालिटी बोलते जैसे कि हैं। क्लाउन होते हैं। हाँ सर, ये भी एक क्वालिटी होती है। सो दीज आर द क्वालिटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड विद डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स। आपको इसके रिलेटेड सारे जो क्लैरिफिकेशन मिले उसको, उसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए। और ये सेशन को मैं एंड करते हुए मैं आपको फिर से परसेप्शन टेस्ट की तरफ ले जाना चाहती हूँ कि परसेप्शन टेस्ट में आज आपने क्या देखा। परसेप्शन टेस्ट में मैंने जो 2 चेहरे दिखाए थे उसके साथ साथ आपको दूसरे 2 चेहरे दिखने थे। तो ज्यादातर हमें रिस्पॉन्सेज आज मिले हैं, पर बहुत ही आज एक भी रिस्पॉन्स जो आया है उसमें जो दूसरा चेहरा है वो नहीं देख पाए हैं। स्क्रीन परसेप्शन टेस्ट दिख रहा है। परसेप्शन टेस्ट वाला स्क्रीन में फिर से मैं आपके सामने ला रही हूँ। उसमें जो है वो 2 चेहरे आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसका भी मतलब यही है कि आपकी जो पर्सनालिटी टाइप जो भी हो, पर सिचुएशन में आपका जो परसेप्शन है उसका पूरा दारोमदार रहता है कि आप कितना ध्यान से उस सिचुएशन को ओवरऑल होलिस्टिक वे में देख रहे हैं। इसमें ये जो पेड़ है, पेड़, शाखा, डाली, वो भी आपके सामने, वो भी एक चेहरा है। और उसी पेड़ का जो स्टैम है, उसका जिसको बोलते हैं थल है, उसका जो मूल है, उसमें भी ये जो मूल है उसमें भी एक चेहरा छुपा हुआ है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 4 चेहरे हैं एक ही चित्र में, जिसको बोलते हैं चेहरे में चेहरा छिपा हुआ होता है। और मेरा मानना है कि ये ह्यूमन लाइफ, हम सारे के सारे ह्यूमन स्पीशी के लिए एकदम सही चित्र है, क्योंकि ये हमारा चरित्र दिखाता है। चेहरे पे चेहरे हमेशा छुपे हुए होते हैं और ये एक शिक्षक के लिए समझना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसको सही चेहरे से डील करना होता है। सो ये आज का सेशन हम अभी तक रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन अलोंग विथ प्रिंसिपल ज्योति पंड्या सर। आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप हमें लिख भेजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक इकिगाई चार्ट दिखाना चाहती हूँ। ये इकिगाई चार्ट आप नेट पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इकिगाई चार्ट कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए भरे, और कहीं पे भी अगर आप अटक रहे हैं तो आप हमें अपने जो क्वेश्चन है वो लिख भेजिए। आपको नेट में भी मिल सकता है, और ये इकिगाई चार्ट जो है वो हम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे। आपको आज के होमवर्क में, आज के टास्क में ये इकिगाई चार्ट को फिल अप करके आपका नाम लिख के उसकी इमेज हमें लिख भेजनी है। यहाँ पे उसके राइट हैंड कॉर्नर पे आप अपना नाम लिखिए, और मैं पहले से शुरू करती हूँ कि दैट विच यू लव, आप किस चीज को एकदम प्यार करते हैं, आपकी पैशन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको क्या लग रहा है इस दुनिया को क्या जरूरत है, आप कौन से जो पढ़ाते हैं उसके अलावा कौन सी चीज में आप बहुत माहिर है, प्रोफेशन क्या है, एंड विच आर द other things that you can paid for, or what are the things you are good at। ये सारी चीजों को, अपनी पर्सनालिटी को आप खुद बाइफरकेट कीजिए और हमें वो एनालिसिस लिख भेजिए। इसी राउंड में ही लिखना है पीछे की तरफ, और पिक्चर हम कर देंगे। हाँ, हम आज ही इसको अभी होमवर्क में प्रेजेंटेशन और पिक्चर आपको मिल जाएगा, आपको हमें लिख भेजना है। आगे जाने से पहले कल का टॉपिक बताना चाहूंगी। कल हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल वेज इन एवेन्यू। Session, and with this keep learning, keep growing, and I hand it over to sir to take you forward. मैं मैडम की एक बात बता दूं, ये बात में वो बहुत कड़क है। सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है अगर आपने पूरा अटेंड नहीं किया है, या अगर आपने कोई फीडबैक नहीं डाला है। तो जितने प्रेजेंटेशन चाहिए, जो भी डिमांड है आप बोल सकते हैं, लेकिन फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है और अटेंड करना भी ज़रूरी है।
ये सेशन आगे भी चलते रहते हैं। ये दूसरा अटेम्प्ट है सेमिनार का और अभी तीसरा भी होने वाला है, लेकिन ये शर्त आपकी चालू रहेगी। अगर आपने सर्टिफाइड होना है तो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको ये लेक्चर पूरा अटेंड करना पड़ेगा और आपको साथ में फीडबैक भी डालना पड़ेगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट